आज मैं आपके सामने लाया हूं मुगलिया सल्तनत के बारे में। मुगल साम्राज्य कब शुरू हुआ, इसका पतन कब हुआ, इन सारी बातों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। देखिए, मुगल वंश की स्थापना करने वाला कौन? बाबर। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। इसकी जो है धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा था। जब ये 11.5 वर्ष का था तो इसके पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब इसके पिता की जब मृत्यु हो गई तो सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था भैया? उमर शेख मिर्जा इसके पिता थे। और ये जो है फरगना के, यानी जो आजकल उज्बेकिस्तान का जो इलाका है समरकंद और फरगना, वहीं के ये क्या थे? ये अमीर थे। अमीर मतलब सरदार, राजा थे। 11.5 वर्ष का बाबर होता है और इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। सारा कारभार इसके ऊपर आ जाता है, लेकिन ये अपनी सोच और समझ से थोड़ा राज्य का विस्तार करता है। लेकिन इसका एक दुश्मन वही होता है। क्या नाम रहता है? मोहम्मद शायबानी। मोहम्मद शायबानी जो है क्या करता है? 1501। देखिए, बाबर का जन्म जो हुआ था 1483 में हुआ था और 1494 में, यानी लगभग जब ये 11 वर्ष का था तो इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। ध्यान देना, 1483 में इसका जन्म होता है बाबर का, और जब ये 1494 में जब ये 11 साल का होता है, 11.5 साल का, तो इसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद सारा जिम्मा इसके ऊपर आता है। लेकिन इसका दुश्मन रहता है मोहम्मद शायबानी। मोहम्मद शायबानी जो है अक्सर फिराक में रहता है कि कैसे बाबर को हटाकर फरगना का मैं राजा बन जाऊं। 1501 कब? सन 1501 में क्या करता है मोहम्मद शायबानी जो है इसके ऊपर अटैक करता है बाबर के ऊपर। तब तक बाबर की उम्र जो है 18 साल के आसपास हो गई थी। कितनी हो गई थी? 18 वर्ष। इसके ऊपर अटैक करता है और समरकंद पर मोहम्मद शायबानी की विजय हो जाती है और बाबर को भागना पड़ता है। विवशता कारण जो है उसे छिप छिपा कर रहना पड़ता है, लेकिन वो लोगों को इकट्ठा करता है और अपनी सोच और बुद्धि से और अपनी अकल से, अपनी ताकत से, और उसके बाद फिर समरकंद वापस लेने के लिए मोहम्मद शायबानी पर यह अटैक करता है, लेकिन फिर विफल। मोहम्मद शायबानी से ये हार जाता है। थक हार के ये भागता है काबुल। काबुल में इसके चाचा थे, और इसके चाचा जो थे ये काबुल के वहां के अमीर थे। उनको क्या करता है कि अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से उलूग बेग, इनके चाचा का नाम रहता है उलूग बेग, उनको जो है हटा देता है और काबुल पर अपना राज झंडा गाड़ देता है। 1500, ध्यान देना, सन 1504 में ये काबुल पर अटैक करके इसको कब्जे में कर लेता है अपनी सोच, बुद्धि और अपने विचार से। और सन 1507 में ये कांधार पर भी कब्जा कर लेता है। कांधार आपका वही अफगानिस्तान का एरिया जहां पर आजकल जो है फल फ्रूट और मेवे वगैरह ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। अब मेवा और फल का तो समझ जाइए एक फैक्ट्री है कंधार में। कंधार में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पैदा होती है तो वो है मेवा, सूखे मेवे और फल। तो कांधार पर जब ये कब्जा कर लेता है तो उसके बाद इसकी निगाह होती है दिल्ली पर। और दिल्ली का राजा कौन? दिल्ली का राजा होता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन? इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र और लोदी वंश का अंतिम शासक। तो अब इब्राहिम लोदी को हराना इतना आसान नहीं था। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए जो है बाबर के पास उतनी ताकत नहीं थी। बाबर के पास लगभग सेना उस समय थी 15,000 के आसपास और इब्राहिम लोदी के पास लगभग सेना थी 1 लाख के आसपास। अब 1 लाख आदमी का सामना 15,000 आदमी कैसे कर पाएंगे? 15 सते 105, लगभग 7 गुना 8 गुने का फर्क। भाई 7-8 आदमी को एक आदमी अकेला थोड़ी ना मार पाएगा। वो तो फिल्मों में होता है भाग भूग हीरो मारे काम खत्म। लेकिन हकीकत में क्या 8 आदमी को एक आदमी मार पाएगा? मार ही नहीं पाएगा। अरे 4 भेड़िया मिलके शेर का शिकार कर लेंगे यार। तो ये जो है क्या करता है कि इसकी हसरत दबी के दबी रहती है, लेकिन हाँ इसकी हसरत जो है दिल में रहती है, लेकिन वो दिल्ली पर सुल्तान बनने के लिए उतारू रहता है, बेकाबू रहता है। यानी हर हाल में वो दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता है। लेकिन इब्राहिम लोदी के एक चाचा रहते हैं आलम खां, और इनका एक जो है पिता के जमाने का एक इनके पिता का दोस्त था, एक आलम खां, और एक जो है दूसरा शख्स जो होता है उसका नाम जो है मैं भूल रहा हूं। एक आलम खां और एक दौलत खां, सॉरी, एक दौलत खां, एक आलम खां और एक दौलत खां।
दौलत खां पंजाब प्रांत का जो है समझ जाइए राज्यपाल, जैसे आजकल राज्यपाल होते हैं ना, हर राज्य में अलग अलग राज्यपाल होते हैं, भाई सर्वे सर्वा होते हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल ही तो होता है, उसी प्रकार से ये जो है पंजाब प्रांत का राज्यपाल था, समझ जाइए। और आलम खां जो है इसके चाचा थे इब्राहिम लोदी के। और जब सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है तो आलम खां सोचते हैं कि मुझे बादशाह बनाया जाएगा, लेकिन आलम खां ना बनकर उनका भतीजा इब्राहिम लोदी बन जाता है। और जो अंदर से जो कचोट होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है दोस्त, ये आदमी को न जीने देती है न मरने देती है। उनको अंदर से कचोट थी कि मैं क्यों नहीं बना दिल्ली का बादशाह, उनका भतीजा बन गया इब्राहिम लोदी। ये क्या किए, जब पता चला कि बाबर है एक जो है फरगना का रहने वाला है, उज्बेकी है, और वो जो है दिल्ली पर अटैक करना चाहता है, तो आलम खां इसको दावत देते हैं। और आलम खां ये कहलवाते हैं कि दिल्ली में आओ, तुम लूटो पाटो, जितना खजाना है सब ले जा सकते हो, लेकिन दिल्ली का बादशाह मैं बनूंगा। बाबर तो यही फिराक में था, वो तो चाहता था कि उनको कब मौका मिले। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो भाई मांग रहा था बिरयानी, अब मिल गया उसको पूरा खाना, मुर्गा मछली कुल मिल गया। अब वो बड़ा खुश अंदर अंदर। इधर से मेवाड़ के राजा सांगा भी उसको दावत दे दिए बाबर को कि आओ और तुम जो है दिल्ली पर अटैक करो और जीतो और दिल्ली हमको दे दो। और इधर से दौलत खां, इन लोग बड़ा खुश। बाबर बाबर के मन में क्या है ये कोई जान नहीं रहा है। अंततः 1526 ईस्वी आती है। पानीपत, हरियाणा के पानीपत के मैदान में एक तरफ होती है इब्राहिम लोदी की फौज और एक तरफ होती है बाबर की। बाबर बड़ा चालाक था। बाबर तुलुगमा नीति अपनाता है। देखिए, जो मोहम्मद शायबानी से जो हारा था बाबर, मोहम्मद शायबानी ने तुलुगमा नीति अपनाई थी और तुलुगमा नीति से ही बाबर हारा था। क्योंकि हार चुका था बाबर और देख चुका था, तो रणनीति क्या होती है, बाबर तुलुगमा नीति से लड़ने का फैसला लेता है। तुलुगमा नीति का मतलब होता है कुछ सिपाही बाईं ओर, कुछ सिपाही दाईं ओर, और बीच में पीछे की ओर कुछ सिपाही। जैसे ही ये आगे बढ़ते थे, उधर से इब्राहिम लोदी के सैनिक हैं, ये इब्राहिम लोदी के हैं सैनिक। किसके हैं? ये इब्राहिम लोदी के सैनिक हैं। और जैसे ही इब्राहिम लोदी के सैनिक आगे बढ़ते थे, ये आगे बढ़ते थे, ये आगे। अब इब्राहिम लोदी के सैनिक सोचते थे कि चलो इनसे निपटारा किया जाए। ये तड़ाक से आगे, जितनी तेजी से ये आगे जाते थे उतनी ही तेजी से ये पीछे आते थे और तीरंदाजी वगैरह करने में निपुण थे। और बाबर की सेना में वेटरन, उम्र दराज, अनुभवी सिपाही ज्यादा थे। काफी युद्ध लड़ चुके थे, क्योंकि पानीपत के युद्ध से पहले बाबर जो है 4 बार आक्रमण कर चुका था भारत पर और लड़ाइयां कई लड़ चुका था। इसलिए इसके सिपाही अनुभवी थे, तेज तर्रार थे, वेटरन थे और कार्यों में निपुण थे, तीरंदाजी में माहिर थे। और बाबर का सबसे प्लस पॉइंट यह था कि बाबर के पास तोप थी। उससे पहले तोप युद्ध में नहीं लगाई जाती थी, तोप थी ही नहीं किसी के पास। और इसी सब का फायदा उठा के बाबर ने बीच बीच में जो है 15-15 फीट का, 18-18 फीट का गड्ढा खोद दिया था, ताकि इब्राहिम लोदी के सैनिक आगे बढ़े गड्ढे में, और ऊपर झाड़ी उड़ी रख दिया, जैसे मिट्टी उट्टी की तरह झाड़ी की तरह ढक दिया, ताकि आवे मरे। अब वही हुआ कि बहुत से जो है गड्ढे में कूद के, गड्ढे में गिर के मर गए। और तोप की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि हाथी वगैरह जो इब्राहिम लोदी के पास थी, जो हाथियां जो थी, वो सब तोप की आवाज से जो है भड़क गई और पागल होकर इधर उधर भागने लगी। भागदौड़ मच गई इब्राहिम लोदी की सेना में और इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में मारा गया और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। लेकिन मुगल वंश की स्थापना करने के बाद बाबर की चुनौतियां और बढ़ गईं। हालांकि उसने चंदेरी का युद्ध, खानवा में तो उसने राणा सांगा को 10 घंटे में, सुबह 8 बजे शुरू हुआ युद्ध और 6-7 बजे तक वारा न्यारा, काम खत्म राणा सांगा का। तो ये सब युद्ध जीता। 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, दिसंबर 1530 में। उसके बाद इसका पुत्र हुमायूं बैठता है, लेकिन हुमायूं राजगद्दी पे ठीक से बैठ ही नहीं पाता कि इसका विरोधी दुश्मन शेर शाह सूरी इसके सामने खड़ा हो जाता है विरोधी के रूप में। शेर शाह सूरी, वही, इसका नाम शेर शाह सूरी नहीं था, शेर शाह यानी शेर को मार देना। जैसे शतरंज में होता है ना, ये शाह और ये मात, शाह मतलब खत्म, मर गए, तो शेर शाह यानी शेर पर विजय प्राप्त कर लेना। इसीलिए उसका नाम पड़ा था, एक बार लाठी से उसने शेर को मार दिया था, इसीलिए उसका नाम पड़ा था शेर शाह सूरी। हालांकि उसके बचपन का नाम था फरीद। यही बिहार में वो उसका पैदाइश होती है, बड़ा होता है जौनपुर से, वो शिक्षा हासिल करता है अपने जौनपुर से। और उसके बाद जो है ये हुमायूं को खदेड़ना शुरू करता है। जहां जहां हुमायूं, वहां वहां शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को भनक खाली लग जाती थी कि हुमायूं फला जगह है, काम खत्म।
हुमायूं भागता रहा, लेकिन हुमायूं का एक सबसे वफादार सेनापति कह लीजिए, संरक्षक कह लीजिए, या बाबा पिता समान कह लीजिए, बैरम खां। बैरम खां जो है हुमायूं को संभाले रहा, और जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो हुमायूं की मृत्यु को 1 महीना 18 दिन तक छिपाए रखा गया, क्योंकि ऐसा अगर ये खबर फैल जाती कि हुमायूं मर गया है तो विरोधियों का हौसला और बढ़ जाता, और प्रजा में और सिपाहियों में, सेना में भगदड़ मच जाती कि राजा मर गया। और जब बादशाह मर जाता है ना, तो सिपाहियों का, सेना का मनोबल ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो इसको छिपाया गया, और उसके बाद धीरे धीरे करके जब शेरशाह सूरी जो है मर गया, वो जल गया था, वो जा रहा था एक किले पे, कलिंदर का किले पे लड़ाई करने, कलिंजर का, तो वहां पे जो है वो मर जाता है, जल जाता है पूरा। और शेरशाह सूरी जो जब जल जाता है, कलिंजर की लड़ाई में जा रहा था, तो वो वहां पे बम फटता है और उसकी मृत्यु हो जाती है आकस्मिक, शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह सूरी के पुत्र उतने लायक नहीं थे कि गद्दी पर बैठ सकें, और वो उनकी काबिलियत नहीं थी उनके अंदर, उनके बेटों में। और उसके बाद जो है हेमचंद्र आता है और वो गद्दी संभालता है। हेमू से 1556 ईस्वी में, कब? 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। और एक तरफ, चूंकि अकबर उस समय मात्र 14 वर्ष के थे, 1542 में अकबर का जन्म हुआ था, आप समझ लीजिए। अमरकोट में 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। आप सोच लीजिए, आप यहीं से 14 साल, 13.5-14 साल की उम्र थी। तो अकबर की तरफ से बैरम खां जो है सेना का संचालन कर रहे थे, और हेमचंद को बड़ी ही चालाकी से, हेमचंद, हेमू उसका नाम था, उसको घेर के वही तुलुगमा नीति अपना के, और उसको जो है मारा गया, और एक तीर उसके जो है आंख से पार हो गया और वो मर गया। उसके बाद अकबर का शासन काफी सालों तक चला, लगभग 1604-5 तक चला। उसके बाद जो है अकबर का बेटा आता है जी जहांगीर, थोड़ा सा नशेड़ी टाइप का था, नशा शराब वगैरह पीता था। अंग्रेज उसी का फायदा उठाए। पहली बार अंग्रेज जो आए थे, थॉमस रो, ये जहांगीर के शासन में आए थे, सलीम के, और अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, उसको बढ़ाया। और उसके बाद जो है जहांगीर तो खैर विलासी था, हालांकि आर्किटेक्ट वगैरह का काम बहुत अच्छे से उसके जमाने में हुआ। उसके बाद उसका पुत्र शाहजहां खुर्रम आया, और खुर्रम ने ताजमहल जो बनाया है, जामा मस्जिद, लाल किला, ये सब शाहजहां ने बनवाया है। शाहजहां बड़ा कला प्रेमी था, और लेकिन उसी के बेटे औरंगजेब ने उसको जेल में डाल दिया, और ये कह के कि तुम शाही खजाना खाली करवा रहे हो और ये फालतू काम है, इस सब में पैसा बर्बाद मत करो। और अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में उसने आगरा का ताजमहल बनवाया, और आज भी दुनिया के 7 अजूबे में उसका नाम आता है। उसके बाद धीरे धीरे करके औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर, और फिर अंग्रेज पूरे कब्जा कर लिए, और मुगलिया सल्तनत धीरे धीरे खत्म हो गई। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब।